Hello everyone, Assalamu alaikum. So, in the last sessions, we learned about the ascertainment of cash interest and ascertainment of cash price and interest, right? So, both the calculations now we have learned each and every scenarios and each and every method for that calculations. So, I hope now that is clear for you. Proceeding further, now we will learn the accounting for hire purchase transaction. जो अमाउंट्स हमें चाहिए थी उनका कैलकुलेशन कैसे करना हमने समझ लिया. नाउ वी विल प्रोसीड विद द अकाउंटिंग. मेन हमारा पर्पस था यहाँ पे अकाउंटिंग करने का. अकाउंटिंग एंट्रीज हायर परचेजर एंड हायर वेंडर दोनों की बुक्स में अलग अलग होगी, तो वो तो आपको समझ में आ गई. हमें यहाँ पे दोनों की बुक्स में कैसे एंट्री करनी है वो सीखना है. और हमें यहाँ पे दो मेथड्स दी गई हुई है. अकाउंटिंग कैन बी डन विद टू मेथड्स. जब हम हायर परचेजर की बात करें तो टू मेथड्स आर, इफ़ यू कैन सी हियर, cash price method and interest suspense method, right? So these are the two methods that are available, cash price and interest suspense method in the books of hire purchaser. vis-a-vis जब आप बात करें कि in the books of hire vendor, I am showing you in the text only, but here to compare, cash price के जगह पे नाम है sales method and the other is interest suspense method, उसका नाम सेम है, interest suspense method, right? So this both are to be compared and this both are to be compared, right? So हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करने के लिए, उस अकाउंटिंग करने के लिए भी दो मेथड्स, कैश प्राइस मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. सेम अगर आप हायर वेंडर की बुक्स में जाते हैं तब भी दो मेथड, सेल्स मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. अब आपको समझ में आ गया हायर परचेजर कौन है? जो एसेट खरीद रहा है ऑन अ हायर परचेज एग्रीमेंट. हायर वेंडर कौन है? जो एसेट बेच रहा है ऑन अ हायर परचेज अग्रीमेंट. इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, सभी वर्ड से अब आप वाकिफ़ हो चुके हो. हायर परचेज प्राइस से भी आप वाकिफ़ हो चुके हो. अब हमें सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज करना है दोनों की बुक्स में अलग अलग सिचुएशंस में. सी एंट्री ऐसा नहीं होगा कि आज सेल किया, मतलब एंट्रीज हमें सबकी देखनी है. आज सेल किया तो सामने वाले के लिए यहाँ पे परचेज है तो वहाँ पे सेल है, राइट? फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर एंड में ये कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है हायर परचेजर, तो रिपोजिशन का एंट्री आएगा, राइट? एंड यहाँ पे भी रिपोजिशन होगा तो वो एंट्री आएगा. अब इसने रिपोजेस तो कर लिया, लेकिन रिपोजेस गुड्स पे कोई खर्चा किया तो उसका एंट्री आएगा, जो यहाँ पे नहीं आएगा. अब वो यहाँ पे आएगा कि एक्सपेंस ऑन रिपोजेस्ड गुड्स. फिर रिपोजेस्ड गुड्स को बेच दिया तो सेल ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स. ये सभी एंट्री यहाँ पे सेलर में आएगी, राइट? तो अलग अलग सिचुएशंस की हर एक सिनारियो जो हायर परचेज के रिलेटिंग में आता है, उन सभी सिनारियोज़ की हमें एंट्री करनी है, ना कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट. ईच एंड एवरी सिचुएशन विल बी कवर्ड एट अवर एंड. फिर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दोनों को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना रहता है, तो उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री भी हमें देने की रहेगी, राइट? सो इस तरह से पूरा हम घूमेंगे. अब यहाँ पे उन्होंने देखिए पहले हायर परचेजर बुक्स की बात की है. उसमें उन्होंने पहले कैश प्राइस मेथड दिया, वो समझा है, उनकी एंट्रीज परफॉर्मा दिया, फिर उसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. जब आप नेक्स्ट देखें ना तो वो लोग ने नेक्स्ट मेथड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड दी हुई है, सी, राइट? उसकी एंट्रीज का परफॉर्मा दिया, फिर उसका एक इलस्ट्रेशन दे दिया. उसके बाद दे आर मूविंग टू द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. सॉरी. सो हायर वेंडर की बुक्स में अब वो लोग जा रहे हैं. हायर वेंडर की बुक्स में मैंने जैसे आपको बोला दो मेथड, सेल्स मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, राइट? तो वहाँ पे भी दो मेथड है. यहाँ पे सेल्स मेथड एंड कैश प्राइस मेथड कंपेयर होगी, यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कंपेयर हो सकते हैं. ना इन द सेल्स मेथड, ये उन्होंने सेल्स मेथड पहले समझाई, उनकी परफॉर्मा एंट्रीज दी, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड दिया, उनकी परफॉर्मा एंट्रीज दी,
राइट, एंड फिर वो लोग रीपोजिशन की बात करते हैं। सो दिस वॉज, मैं आपको एक डिटेल आइडिया दे रही हूँ कि आपको मॉड्यूल से कहाँ से क्या पढ़ना है, राइट। फिर उन्होंने बताया रीपोजिशन। रीपोजिशन मतलब क्या मैम, चलो मेरे को ये समझाते हैं क्योंकि मेरे को ये एंट्री में कवर करवाना है। इतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी, एंट्रीज के टाइम पर अंदर से जाऊँगी। अभी हम बात कर लेंगे कंप्लीट रीपोजिशन की, राइट। पार्शल रिपोजिशन हम बाद में समझेंगे। रीपोजिशन मतलब क्या, हायर परचेज ट्रांजैक्शन में ही रीपोजिशन आता है। इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में रीपोजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों मैम, चलो तो आपके क्यों का जवाब मैं देती हूँ। उसका कारण ये है कि आप रीपोजिशन में हायर परचेज में इसलिए कर सकते हैं कि आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे होगा। सो बीच में किसी भी इंस्टॉलमेंट में परचेजर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ओनरशिप तो सेलर के पास ही होती है, तो सेलर कैन हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स बैक। तो हैविंग द पोजीशन ऑफ गुड्स बैक मतलब खुद के गुड्स वापस मंगवा लेना परचेजर के पास से, उसको हम बोलेंगे रीपोजिशन। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने आपको बोला था कि सेलर सिर्फ गुड्स देता है परचेजर को। जब ये अग्रीमेंट होता है तो ये क्या ट्रांसफ़र हुआ, आपका पोजेशन, इसको बोलते हैं हम पोजेशन के। हमने उसको गुड्स दे दिए यूज़ करने के लिए परचेजर को, लेकिन ओनरशिप किसकी थी, सेलर की। ओनरशिप कब परचेजर को ट्रांसफ़र होगी, जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दे, ऑन द पेमेंट ऑफ, यू कैन से ऑल इंस्टॉलमेंट्स और लास्ट इंस्टॉलमेंट। आई वाली बात समझ में। तो हो क्या रहा है कि ओनरशिप अप टिल ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, मानो 5 ईयर्स इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल सेलर के पास रहेगी। बीच में थर्ड इंस्टॉलमेंट में अगर इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये खुद अपना गुड्स वापस मंगवा सकते हैं उनके पास से। परचेज़र को सेलर का गुड्स वापस देना पड़ेगा अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। गुड्स रिटर्न फॉर द परचेज़र, ठीक है, परचेज रिटर्न जैसा हो जाएगा, गुड्स रिटर्न टू सेलर, तो उसको हम बोलेंगे रीपोजिशन। सेलर ने अपना पोजेशन वापस ले लिया, उसको बोलेंगे रीपोजिशन। चलो आई होप दिस इज़ क्लियर। मैम ये क्यों इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, इसका रीज़न ये है बेटा कि सी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट दोनों एक ही चीज़ पे कॉमन है। देखिए कि दोनों का इंटेंशन एक ही है कि गुड्स बेचो, राइट। दोनों का इंटेंशन एक ही है, कॉमन टू सेल गुड्स एंड डिफ़र द पेमेंट, ठीक है। पेमेंट डिफ़र का फैसिलिटी वो लोग देना चाहते हैं परचेज़र को। लेकिन प्रॉब्लम है इसके इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में फर्स्ट डे पे जब अग्रीमेंट होता है, राइट, तभी वो सेलर बायर को गुड्स प्लस ओनरशिप दे देता है। गुड्स का पोजेशन, दैट इज़ पोजेशन प्लस ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब परचेज़र उसको बेच दे, जला दे, लीज पे दे दे, सेलर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेलर का एक ही यहाँ पे वीक पॉइंट है कि अगर परचेज़र ने इंस्टॉलमेंट अमाउंट में डिफ़ॉल्ट किया तो सेलर के पास रीपोजिशन का ऑप्शन नहीं रहता है। देन उनको लॉ के हिसाब से वो आगे जा सकता है, बट दैट इज़ अगेन अ वेरी टीडियस केस। तो अमाउंट रिकवर होने में बहुत दिक्कत आ जाती है, राइट। लेकिन हायर परचेज में तो आप अपने गुड्स को रिपोजेस करवा सकते हैं क्योंकि ओनरशिप वहाँ पे सेलर के पास है। तो ये हायर परचेज का बेनिफिट जैसे समझ लो सेलर के हिसाब से, एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन का ये वीकनेस समझ लो। आई होप द कंसेप्ट ऑफ रिपोजिशन इज़ क्लियर। अब रिपोजिशन दो तरह से हो सकता है, चाहे वो कंप्लीट हो मतलब पूरा गुड्स वापस ले लिए, या फिर पार्शियल रिपोजिशन हो, ठीक है। दोनों की बुक्स में अलग अलग एंट्री होगी रिपोजिशन की। वो रिपोजिशन वाला केस भी हम साथ में ही समझ लेंगे ताकि आपको एंट्री समझ आ जाए। अब बेटा मेरे को आपको यहाँ पे ऐसा कहना है कि यहाँ पे बुक्स में है ना, दोनों का बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, अप डाउन। तो आपको ऐसे मतलब ऐसा लगेगा कि हमें रटना पड़ रहा है मैम, हमें याद नहीं रह रही एंट्री। तो उसके लिए मैं आपको लॉजिक्स के साथ साथ मैं वो दोनों कंपेयर करवाती जाऊँगी। आप देखिए मैंने लिख दिया है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स। अब मैंने पहले बात की हायर परचेजर की बुक्स में, फिर मैंने बैक टू बैक साइड में ही लिखा है हायर वेंडर की बुक्स में। मेरी फर्स्ट मेथड है कैश प्राइस मेथड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड सेल्स मेथड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सो मैं कंपेयर करके यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको जल्दी से दिमाग में उतर जाए, राइट।
देखिए फर्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, जब आप अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा कि आप पोजेशन देंगे लेकिन ओनरशिप नहीं देंगे। तो हायर परचेजर की बुक्स में क्या आएगा, वो एसेट उसके बुक्स में अंदर आएगा, राइट। एसेट विल कम इन, सो एसेट गेट्स डेबिटेड एंड हायर वेंडर को हमें पेमेंट करना है। तो हायर वेंडर इज अवर लायबिलिटी पेबल्स, सो वी नीड टू पे हिम, सो द he will get credited, right now this is, ये कौन सी अमाउंट से होगा, फुल कैश प्राइस अमाउंट से ये होगा, फुल कैश प्राइस, राइट। नाउ से वेंडर की बुक्स में क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इज अवर रिसीवेबल, ही मस्ट गिव अस मनी, ही विल बिकम अवर डेटर्स काइंड ऑफ, राइट। तो हम उसको रिसीवेबल्स में खड़े रख देंगे, हायर परचेजर। टू हायर सेल्स, हमने किया क्या है, सेल्स किया है एक्चुअल में, सो हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फुल कैश प्राइस अमाउंट से यहाँ पे भी सेम ये एंट्री होगी। चलो समझ में आ गया है। अगर यहाँ पे आप देखें एक ही चीज़ कॉमन एक समझ में लीजिए कि यहाँ पे आप एसेट, यहाँ पे आप जैसे मानो कि यहाँ पे आप है ना वही एंट्री कर रहे हैं अपनी नॉर्मल परचेज की, राइट। नॉर्मल आप परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर एंड यहाँ पे डेटर टू सेल, परचेज टू क्रेडिटर डेटर टू सेल, तो सेम एंट्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे परचेज वर्ड इसलिए ही नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जनरली एसेट रहता है, इसलिए हम उसको एसेट बोलते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे आपका डेटर टू सेल, तो हायर परचेजर विल बिकम योर डेटर रिसीवेबल्स एंड टू हायर सेल्स। चलो ये फर्स्ट एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई, फुल कैश प्राइस अमाउंट से आप इसको करेंगे। नाउ एट टाइम ऑफ मेकिंग डाउन पेमेंट, फिर होता है अग्रीमेंट के बाद परचेजर क्या करेगा, डाउन पेमेंट पे करेगा। तो परचेजर को पे करना पड़ रहा है, बैंक से पैसा जाएगा, सो बैंक विल गेट क्रेडिटेड, बैंक विल बी द गिवर ऑफ हिज मनी एंड हायर वेंडर डेबिट होगा, क्योंकि आपको जितना पे करना था उसमें से डाउन पेमेंट का लायबिलिटी उतना डिक्रीज हो जाएगा, तो हायर वेंडर आपका डेबिट होगा, राइट। और सेम साइड इन द हायर वेंडर की बुक्स में देखो तो बैंक से पैसा रिसीव होगा, सो बैंक डेबिट होगा एंड हायर परचेजर क्रेडिट होगा, उससे हमें उतना कम रिसीव करना होगा, इतना हमें रिसीव हो चुका है अभी, राइट। और ये अमाउंट कौन सी अमाउंट पे ये एंट्री होगी, एट द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, राइट। तो दोनों जगह पे डाउन पेमेंट की अमाउंट से एंट्री पास होगी। आई होप द सेकेंड एंट्री इज क्लियर। नाउ व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, अब इंस्टॉलमेंट ड्यू बनेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस रहता है, उसको इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस बनेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब हायर वेंडर को, वो हायर वेंडर के अकाउंट में अगर आपको याद हो तो हमने एंट्री की थी तब सिर्फ कैश प्राइस से की थी, तो अब तो हमें हायर वेंडर को सिर्फ कैश प्राइस देने की है नहीं, प्लस इंटरेस्ट देने का है। तो इंटरेस्ट अगर हायर वेंडर के अकाउंट में डालेंगे तब आप हायर वेंडर को कंपैरेटिवली डेबिट करके उसका लायबिलिटी डिक्रीज कर सकेंगे, राइट। इंटरेस्ट तो हर साल जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब लायबिलिटी खड़ी होगी, इसलिए हम उस वक्त, अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है तब लायबिलिटी इंटरेस्ट की खड़ी हुई, इसलिए हम उस वक्त उतना पेएबल दिखा रहे हैं हायर वेंडर को, अभी पे नहीं हुआ है इसलिए, राइट। और इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे कैलकुलेट होगा, मैंने वहाँ पे समझा दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे हम कैलकुलेट कर रहे थे जब हमारा नॉर्मल था, सभी चीज़ें हमें दी हुई थी, राइट। सो ये हुआ आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन की बात। तो अमाउंट भी कौन सा आएगा ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप हायर वेंडर की बुक्स में क्या करेंगे, हायर परचेजर डेबिट, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट वहाँ से रिसीव होगा, इसलिए इंटरेस्ट का एंट्री हर साल आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है तब उसके लायबिलिटी पे करने की जनरेट होगी परचेजर के लिए, और सेलर के लिए उसका रिसीव करने की उसी वक्त जनरेट होगी, तो तब हमें उसका अकाउंटिंग करना रहेगा। सो हायर परचेजर डेबिट होगा, वहाँ से अमाउंट रिसीव होगी टू इंटरेस्ट, यहाँ पे सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगा, राइट। सो इट विल गेट क्रेडिटेड सेम अमाउंट। नाउ नेक्स्ट, अब इंस्टॉलमेंट पे होगा या फिर रिसीव होगा। परचेजर की बात करें तो पे होगा, सेलर की बात करें तो रिसीव होगा। तो जब परचेजर पे कर रहा है तो बैंक से पे करेगा, तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा, इट विल बी द गिवर ऑफ आवर मनी, और हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा, हमारा इतना लायबिलिटी हायर वेंडर का कम हो जाएगा, राइट।
सो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप सीधा सीधा सोचिए कि आपने परचेजर के परचेज किया क्रेडिट पे, तो उस क्रेडिटर को पेमेंट करे तो आप क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू डेटर। सही है ना, बस उसी तरह से सोचते जाओ, नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो बैंक से अमाउंट रिसीव होगा, बैंक विल बी द रिसीवर, तो बैंक डेबिट होगा एंड हायर परचेजर क्रेडिट होगा, क्योंकि हायर परचेजर से उतना कम रिसीव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अब एसेट किसके पास आ गई, हायर परचेजर के पास। नाउ सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखने का है, ओनरशिप भले लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफ़र हो, लेकिन एक्चुअल में तो ये सेल ही हो रहा है। अगर मानो परचेजर ने सभी इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर दिए तो ओनरशिप भी उनकी ही हो जाएगी, पोजेशन भी उनका ही है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब कि लीगल फॉर्म मत देखो कि ओनरशिप का टाइटल डीड अभी सिर्फ सेलर के नाम पे, परचेजर के नाम पे नहीं हुआ है, लेकिन सब्सटेंस ये बता रहा है कि आप लीगालिटी पे मत जाओ कि टाइटल डीड किसके नाम पे। आप सब्सटेंस देखो, हकीकत क्या है, एक्चुअल फैक्ट इसके पोजीशन उनका चला गया है और ओनरशिप भी चली जाएगी, एक बार इंस्टॉलमेंट सभी पे हो जाएंगे। तो अब परचेजर विल बी द डीम्ड ओनर फॉर दिस। एंड डीम्ड ओनर मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि वही द ओनर है, एक्चुअल में यही फैक्ट्स बता रहे हैं कि वही एक्चुअल में ओनर है। उसका सेलर का ओनरशिप सिर्फ उसके पास एक सेफ्टी साइड के लिए, बाकी उसके पास ना ही पोजीशन है और ओनरशिप भी चली ही जाने वाली है, राइट। एक्चुअली आई होप यूर द कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो भी आपको समझ आ गया, और डिप्रिसिएशन क्यों परचेजर की बुक्स में चार्ज होगा वो भी समझ में आ गया, राइट। एक्चुअल में यहाँ पे परचेजर विल बिकम द डीम्ड ओनर ऑफ द एसेट। डीम्ड मतलब अज्यूम कर रहे हैं मतलब कि फैक्ट्स के हिसाब से हम उसको ओनर बना रहे हैं, एक्चुअल में यूज़ वही कर रहा है, ओनरशिप उसको जाने वाली है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि वही ओनर है और उस पर हम डेप्रिसिएशन, उसके एसेट पे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। सेलर अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करेगा। सो डेप्रिसिएशन विल गेट डेबिटेड, वो आपका एक्सपेंस है, और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, उतना एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड वो कौन सी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, कैश प्राइस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा, फुल कैश प्राइस पे। डेप्रिसिएशन का एंट्री हायर वेंडर की बुक्स में नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब ये डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दोनों को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ये डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का हर साल एंट्री आता रहेगा, राइट। अब हम क्लोज करते हैं डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को। जब हम परचेजर की बात करें तो डेप्रिसिएशन उनका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट भी उनका एक्सपेंस है, तो उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए उनका बैलेंस कौन सा रहता है, डेबिट। तो उनको क्लोज करने के लिए क्या हम उसको करेंगे, क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे डेबिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम वेंडर की बात करें, वेंडर के बुक्स में डेप्रिसिएशन का एंट्री हुआ ही नहीं है तो उसको क्लोज करने की बात नहीं आएगी, सिर्फ हमें इंटरेस्ट को क्लोज करना है। वेंडर के लिए इंटरेस्ट उनका इनकम रहता है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अब जब हमें उसे क्लोज करना है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट, उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ऑपोजिट इफेक्ट देंगे टू क्लोज द अकाउंट, दैट इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री यहाँ पे आएगा नहीं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो नाउ क्लोजिंग हायर परचेज सेल्स अकाउंट, राइट। यहाँ पे आपने देखा हो तो आपको याद हो तो फर्स्ट एंट्री में हमने लिखा था टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, अब हमें उसको क्लोज करना है एट द एंड। तो हम क्या करेंगे, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमारे ट्रेडिंग में चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट याद है ना, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका सेल्स है, तो परचेज सेल्स कहाँ पे इफेक्ट देता है, ट्रेडिंग में, राइट। और ये हायर परचेज सेल्स अकाउंट जैसा कुछ परचेजर की बुक्स में होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे नो एंट्री, राइट। नाउ रीपोजीशन की अब बात करते हैं, ये आपके नॉर्मल सिचुएशंस की सभी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे रीपोजीशन की। सो रीपोजीशन में सी कि आपका क्या होता है, परचेजर ने डिफ़ॉल्ट कर लिया है, इसलिए सेलर अपने गुड्स वापस मंगवा रहे हैं। तो रीपोजीशन में क्या होगा, कब होगा, जब इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो हायर वेंडर के पास एसेट आएगा, he will receive the asset and higher purchaser will be giver of the asset, right. So higher purchaser की बुक से asset चला जाएगा, asset will go out, so asset account credit,
एंड हायर वेंडर डेबिट होगा, हमें उतनी लायबिलिटी अब पे नहीं करनी है, राइट। तो उसका अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। एंड जब हम बात करें हायर सेलर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में, तो वहाँ पे क्या होगा कि गुड्स जो रीपोजेस कर रहे हैं वो अंदर आ रहा है, गुड्स आर कमिंग इन, सो वो डेबिट होगा, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। मैम यहाँ पे एसेट वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया? हायर वेंडर जनरली वो गुड्स में, चाहे मानो प्लांट एंड मशीनरी का ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट नहीं गुड्स बनेगा, राइट। ही इज़ एक्चुअली डीलिंग इन दैट पोर्शन। तो ये एसेट तो परचेजर के लिए है, लेकिन वेंडर के लिए ये ही इज़ ट्रेडिंग इन इट, तो उसके लिए ये गुड्स होगा, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है गुड्स रीपोजेस्ड, राइट, टू हायर परचेज अकाउंट। चलो, नाउ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रीपोजेस गुड्स। अभी रीपोजेस गुड्स जब आता है, थोड़ा वेर एंड टेयर लगा के उन लोगों ने दिया होगा, तो हम उस पर थोड़ा सा खर्चा करवा रहे हैं, तो वो एंट्री हायर परचेजर की बुक्स में नहीं आएगी। वो खर्चा कौन करवा रहा है? वेंडर करवा रहा है। तो वो क्या करेगा? गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका वैल्यू उतने से बढ़ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, खर्चा हम गुड्स पे करवा रहे हैं तो गुड्स उतने से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। बैंक विल बी द गिवर ऑफ द मनी। नाउ रीसेल ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स, अब हम उसको वापस दूसरे जगह पे बेच दे रहे हैं, तो किसी और को बेच रहे हैं, तो वेंडर बेच रहा है अपने गुड्स किसी और को, तो परचेजर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, वेंडर की बुक्स में एंट्री आएगी कि उसको पैसा रिसीव होगा। बैंक विल बी द रिसीवर ऑफ मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीपोजेस्ड गुड्स अकाउंट। अब रीपोजेस्ड गुड्स अकाउंट आर गोइंग आउट, राइट, जो भी हमने रीपोजेस किए थे वो गुड्स बाहर चले जा रहे हैं, तो वो क्रेडिट होगा। नाउ बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस रह जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब क्या मैम? हायर परचेज़ किया था ना हमने, तो हायर वेंडर एंड हायर परचेज अकाउंट में जो डिफरेंस रह गया हम उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी बैलेंस रह जाएगा, ठीक है, गुड्स रीपोजेस्ड के अकाउंट में, वो भी हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो भी बैलेंस हायर परचेज़र के अकाउंट में रह गया जो रिकवरेबल नहीं है अब, तो वो भी हम उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप दिस मेथड इज़ क्लियर। कैश मेथड एंड सेल्स मेथड दोनों की बुक्स में कैसे एंट्री करनी हर एक सिचुएशंस में, वो भी आपको समझ आ गया। कंपेयर करके इसलिए समझाए ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके और दिमाग में बैठ जाए, आपको रटना ना पड़े। कॉन्सेप्ट सेल का समझ के ही चलना। आपने अगर डिफर्ड क्रेडिट सेल किया हुआ है तो वही है ये कॉन्सेप्ट, एंड उस तरह से आपको आगे बढ़ना है, राइट। नाउ चलो, आपको ये अपनी बुक्स में भी आपको ये समरी ड्रॉप करनी होगी समरी बुक में, राइट, तो वो आप कर लेना। अब हम सम्स की ओर बढ़ते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन देख ले हम अब। चलो, ये है कैश प्राइस मेथड। कैश प्राइस मेथड का ही इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक और समझ लेते हैं कैश प्राइस मेथड की। हमने जर्नल एंट्रीज समझ ली। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट दिखाया हुआ है कि बैलेंस शीट में आप इन सभी को कैसे शो करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बोला एसेट कैश प्राइस पे दिखेगा, तो एसेट एट द कैश प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी कैश प्राइस पे कंप्यूट होगा, मैंने वहाँ पे बोला था। तो वो माइनस करके इतना नेट एसेट्स हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखेगा। जब हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो हमारा हायर परचेज क्रेडिटर्स ओपन होगा, वहाँ पर इसके जितने जितने पार्टीज हो गए वो आएगा। बैलेंस इन द हायर वेंडर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अक्रूड नॉट येट ड्यू, ये हम बात कर रहे हैं परचेजर की बुक्स में, राइट। तो हमारे लिए वो क्रेडिटर बनेगा। तो हायर परचेज क्रेडिटर्स में जो भी हायर वेंडर का बैलेंस होगा, हायर वेंडर के अकाउंट का, वो हम दिखाएंगे। एंड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू, मतलब क्या मैम? अभी आप समझे एक चीज़ कि इंटरेस्ट है ना 5 ईयर्स का होता है, राइट, 1 to 5। अभी तक है ना सिर्फ उतना ही आया है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, बाकी सब अभी ड्यू नहीं हुए। ईयर एंड पे ड्यू हो गए सेकेंड ईयर का, ठीक है ना, उस तरह से होगा। तो इंटरेस्ट की जब बात करें, वो फर्स्ट ईयर का पे हो गया,
2, 3, 4, 5 अभी ड्यू नहीं हुए, 2 ईयर के एंड पे ड्यू होगा। तो ये सभी का जो इंटरेस्ट है, मानो हर साल का इंटरेस्ट 2,000 आ रहा है, राइट। तो 2,000 इंटू 4, 8,000 इज योर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू। 80,000 नहीं, 8,000 ना बेटा। चलो, सो ये 8,000 आप यहाँ पे दिखाएंगे इंटरेस्ट अक्रूड नॉट येट ड्यू में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो वो आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ये आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा हायर परचेजर की बुक्स का आपने देख लिया। इस तरह से आप बैलेंस शीट में सभी इफेक्ट्स दिखाएंगे, राइट। चलो, एक यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। On January 1, 2001, hire purchaser Messrs acquired HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs, right? ठीक है। The terms of contract were as follows. चलो, हायर परचेज पे HPMS ने परचेज किया पिकअप वैन फ्रॉम FMMS। तो ये हुआ हायर वेंडर और ये हुआ हायर परचेजर। चलो, ये बात समझ में आ गई। एसेट है अपना पिकअप वैन, ये इनके लिए एसेट बनेगा। कैश प्राइस हमें दी हुई है वैन की 1,00,000। 40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हुआ आपका डाउन पेमेंट। चलो, समझ में आया। 40,000 जब हम अग्रीमेंट साइन करें तब आप पे करेंगे। बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितना आएगा 20,000 फॉर द कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट वॉज चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वो तो हमें पता ही आउटस्टैंडिंग पे ही आएगा अगर आप ना भी बोलो तो। चलो, वो 6% पर एनम, तो 6% इंटरेस्ट रेट है। एंड डेप्रिसिएशन का रेट है 10% टू बी रिटर्न ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सभी चीज़ें हमें अब दी गई है। अब हमें कंप्यूट करना है जर्नल एंट्रीज एंड रिलेवेंट अकाउंट्स हमें ड्रॉ करने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, राइट। ये जो HPMSers है उसके बुक्स में फ्रॉम January 1 टू December 31, 2003। तो पूरा हायर परचेज जब तक चल रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोला तो कितने इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं। चलो, कंप्यूट करो तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 5 इंस्टॉलमेंट्स हो रहे हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने, 5 ईयर्स तक ये चलने वाला है। सो हमें सिर्फ 2001 टू 2003 का ड्रॉ करने को बोला है, राइट। मतलब कि 2001, 2 एंड 3 तीन ही साल का हमें बनाने को बोला है। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 ईयर्स का हमें एंट्रीज और अकाउंट ड्रॉ कर देना है, उनको बैलेंस शीट में भी उनका इफेक्ट दिखाना है और बाकी 2 साल का हमें नहीं दिखाना है, राइट। चलो, ये बात समझ में आ गई ना। उन्होंने इस तरह से पूरा एंट्रीज दिया हुआ है, ये लेजर दिया हुआ है, राइट। एंड फिर उन्होंने ये बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है तीनों साल का अलग अलग। चलो, अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट देखो यहाँ पे आपको दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको कंफर्टेबल रहे तो हर साल कीजिए, या फिर एक पूरा रिपेमेंट शेड्यूल जैसे हम ड्रॉ करते थे वैसे कर डालना। चलो, कौन सा नंबर का इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हायर परचेजर in the books of hire purchaser, right. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो इंटरेस्ट हर साल का अमाउंट दिया नहीं हुआ है, राइट। सो वी नीड टू कंप्यूट दैट, राइट। एंड उसके लिए आप है ना, इन लोगों ने डायरेक्टली एंट्री में कैलकुलेशन कर लिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यू कैन डू कि आप रिपेमेंट शेड्यूल जैसे हमने इंटरेस्ट का बनाया था ना, हर इन्फॉर्मेशन दी हो तब, वो आप ऐसे वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन से दैट फर्स्ट आप वर्किंग नोट बना ले। वर्किंग नोट
for interest calculation, right? ईयर कितने आएंगे आपके 5. सो ईयर 1 2 3, लेकिन आपको 3 ही साल का अभी करना है, राइट? फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम अभी 5 का ले लेते हैं. 1 2 3 4 5, right? Now opening outstanding. Interest at the rate 6%. Installment amount. Cash price repayment. Closing outstanding. राइट चलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा आपका? कैश प्राइस ऑफ द वैन वॉज 1 लाख एंड 40,000 डाउन पेमेंट. सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी 60,000, राइट? कैसे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू, सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू कैश प्राइस minus down payment. 1 lakh minus 40,000, that is 60,000, right? अभी हमें बताया कि कैश रिपेयर कितना कर रहे हैं? 20,000 हर साल. अब यहाँ पे हमारी भूल हुई, 1 लाख पे हमने इंस्टॉलमेंट्स कंप्यूट किए ना, वो मेरी मिस्टेक थी. सी चलो, इस तरह से स्केड्यूल बनाते हैं तभी हमें समझ में आती है कि हमने क्या मिस्टेक कर दी. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट. देखिए, हमने 1 लाख पे कर लिया था ना वो कि कितने इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन 1 लाख पे नहीं करना था ना हमें. 1 लाख माइनस 40,000, हमारा आउटस्टैंडिंग तो 60,000 है. हर साल हम 20,000 कैश रीपे कर रहे हैं, तो कितने इंस्टॉलमेंट हुए? 3 साल के इंस्टॉलमेंट हुए, तो 3 ही साल का हमें बनाना है, राइट? चलो, तो वो मेरी एक मिस्टेक थी, सुधार लीजिएगा. सो 60,000 3 इंस्टॉलमेंट्स, राइट? अभी 20,000 कैश रिपे हो रहा है हर साल, और उसमें इंटरेस्ट मिला के आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा. तो हम पहले कैश रिपे में 20,000 लिख देंगे, जैसे हम बोले उस तरह से हमें लिखना है. कहीं पे कैश प्राइस रिपेमेंट का अमाउंट दिया होता है, कहीं पे डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होता है, तो हमें उस तरह से कंप्यूटेशन करने रहते हैं. अभी इंटरेस्ट 6% है, राइट? तो नाउ कॉम्प्यूटेशंस कीजिए. 60,000 पे 6%, इंटू 6%, 3,600, राइट? चलो, बहुत स्केड्यूल इजी है, बनाना आसान है. सो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, उन्होंने बोला ही था, राइट? 20,000 कैश प्राइस का रीपेमेंट हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट मिला के आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा. इस तरह से आपको बोला ही है क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट. सो इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू कैश प्राइस रिपेड प्लस इंटरेस्ट पर एनम, 23,600. तो अब आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 60 में से 20 पे हो गया तो 40. अभी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 40,000. 40,000 पे 6% कितना आएगा? 2,400. तो आपका ये कितना आएगा? 22,400, राइट? एंड क्लोजिंग कितना आएगा? 40 माइनस 20, 20,000. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सेकेंड ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, उस पर 6% इंटरेस्ट 1,200, 21,200 इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और ये आ जाएगा नील. 20 माइनस 20 नील. सो आपको हर साल की इंटरेस्ट अमाउंट अब मिल चुकी है, राइट? सो यू हैव डन द दिस. अब हम करते हैं सम्स की ओर. पहले हम सभी एंट्रीज कर लेते हैं, फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ताकि आपको आसान रहे, राइट? एंड या फिर हम बैक टू बैक उसी वक्त
वो करते जाते हैं। एंट्रीज पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, उसका नाम क्या था? इन द बुक्स ऑफ HP मैसर्स। HP मैसर्स, राइट। तीन साल की एंट्रीज है, मतलब अंदाजन कितना पेज लग रहा है? 2 पेज जैसा हो जा रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हमें नरेशन तो लिखना नहीं है, मेरे को लाइंस छोड़ने का पता चले। डेट, पर्टिकुलर्स, राइट। चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। चलो, अभी हमें अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। अकाउंट्स एंट्री के हिसाब से आपको पता चलता जाएगा, लेकिन एक अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं अपन। पहले तो हायर वेंडर अकाउंट तो बनाएंगे ही, FP मैसर्स अकाउंट। लेजर accounts in the books of FP मैसर्स। सॉरी, HP मैसर्स। उसमें पहले हायर वेंडर अकाउंट FP मैसर्स। वहाँ पे भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। राइट। सो ये हो गया आपका FP मैसर्स अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? एक तो आपका डिप्रिसिएशन का एंट्री आएगा, राइट, इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। तो अभी आपके दूसरे अकाउंट्स वो सब बनेंगे, राइट।
चलो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, फिर एक तो आपका एसेट का अकाउंट भी आएगा, पिकअप वैन एसेट है आपका, पिकअप वैन अकाउंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेबिट, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रेडिट। डेट, particulars, folio amount, date, particulars, journal folio, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो तो बहुत छोटे बनेंगे, राइट। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, राइट। इसी तरह इंटरेस्ट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, राइट। चलो, तो सभी अकाउंट्स भी हमने ड्रॉ कर लिए, जर्नल एंट्रीज का भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, एंड लास्ट में हमें दिखाने का है बैलेंस शीट तीनों साल का, राइट। सो बैलेंस शीट as at 31st December 2001, यहाँ पे आएगा लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। फिर आएगा, ये आएगा आपका लायबिलिटीज़, और ये आएगा रुपीज़, ये आएगा एसेट्स, एंड ये अगेन आएगा रुपीज़। बैलेंस शीट as at 31st December 2002, फिर आएगा बैलेंस शीट as at 31st December 2003,
चलो डन। सो जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमारे सम की वो सभी हमने ड्रॉ अप कर ली है। चलो ये समझ में आ गया। अभी हर एक ट्रांजैक्शंस का एंड रेट जैसे हमने हर साल का देखा था हमने परफॉर्मा में, उस तरह से हम पूरा बनाएंगे, राइट। ना जस्ट अ सेकेंड ना। फर्स्ट एंट्री हमने देखी थी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, राइट। कब ये लोग एंटर कर रहे हैं अग्रीमेंट? ऑन जनवरी 1, 2001, राइट। तो फर्स्ट एंट्री हमने वहाँ पे पढ़ी थी ऑन जनवरी 1, 2001। ये 2001 के ईयर के एंट्रीज हम दिखा देते हैं उनको, उसमें फर्स्ट जनवरी वहाँ पे आएगा क्या? एसेट हमारा रिसीव होगा। सो पिकअप व्हेन अकाउंट डेबिट, पिकअप व्हेन अकाउंट डेबिट टू एफपी मैसर्स अकाउंट। कौन सी प्राइस से? कैश प्राइस से 1 लाख। चलो राइट। फिर उसी दिन हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग डाउन पेमेंट क्या आएगा? एफपी मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 ना। अब हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा पहला वाला, राइट। बैलेंस हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करने थे, राइट, एंड डेप्रिसिएशन एसएलएम से, ठीक है। चलो अब हमारा 31 दिसंबर को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा। तो क्या होगा 31 दिसंबर को? एंट्री क्या करने की थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वो हमारा एक्सपेंस है, टू एफपी मैसर्स अकाउंट, एफपी मैसर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना आया था? 3600, राइट। चलो अब इंटरेस्ट की हो गई एंट्री। दूसरी एंट्री क्या आएगी? हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एसेट पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप व्हेन अकाउंट, depreciation at 10% is to be written off using straight line method. So 10% हमें राइट ऑफ करना है। depreciation किस पे आएगा? कैश प्राइस पे, ओके। एसेट इज शोन एट द कैश प्राइस 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000। चलो सही है ना। अब हमें इन सभी को ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इनके डेबिट बैलेंसेस थे तो अपोजिट इफेक्ट देंगे टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। कितने का? 13,600, 10,000, 3,600। चलो आई होप कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर की सभी एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी है, इजी। अब हम इस एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं हमारे अकाउंट्स में। फर्स्ट एंट्री क्या थी? पिकअप व्हेन अकाउंट डेबिट टू एफपी मैसर्स अकाउंट। सो पिकअप व्हेन अकाउंट के लेजर में हम जाएंगे, वहाँ पे डेबिट साइड, क्योंकि वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिख के एंट्री करेंगे, राइट। तो पिकअप व्हेन डेबिट है तो पिकअप व्हेन के अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2001 की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे जाके लिखो 1 जनवरी को पिकअप व्हेन अकाउंट डेबिट में जाके लिखो टू एफपी मैसर्स अकाउंट। ऑपोजिट इफेक्ट, ऑपोजिट नेम लिखने का, अपोजिट अकाउंट का नेम।
₹1,00,000। चलो अब आप कहाँ जाएंगे, एफपी मेसर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसके क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहाँ पे भी लिखेंगे 2001, यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज़। राइट, 2001 की बात करें 1 दिसंबर को एफपी मेसर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो ऑपोजिट अकाउंट क्या था, बाय पिकअप वैन। क्रेडिट साइड में बाय वर्ड्स यूज होते हैं, बाय पिकअप वैन अकाउंट 1,00,000। फिर हमारा हुआ था डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का एंट्री हमने क्या पास किया था, एफपी मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलो हम जाएंगे एफपी मेसर्स अकाउंट में एंड वहाँ पे डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जो भी अकाउंट आप एंट्रीज को पोस्टिंग करना चाहे तो उसके अकाउंट में जाके जो भी साइड से वो इफेक्ट हुआ है उस साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है। दैट्स द रूल ऑफ योर पोस्टिंग। एंड डेबिट साइड में वर्ड्स यूज़ होते हैं टू एंड क्रेडिट साइड में वर्ड्स यूज़ होते हैं बाय, इनिशियल टू द अकाउंट नेम। सॉरी, अमाउंट कितनी थी, 40,000 डाउन पेमेंट की, राइट। अभी हमने यहाँ पे बैंक ड्रॉ नहीं किया है। चलो नेक्स्ट 23 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ हमारा, तो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफपी मेसर्स अकाउंट। तो एफपी मेसर्स क्रेडिट हुआ था, उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट कितनी अमाउंट थी, 3600। अब ये इंटरेस्ट अकाउंट में हम जाएंगे 2001 इंटरेस्ट डेबिट हुआ रहा था तो क्या करेंगे, 31 दिसंबर को टू एफपी मेसर्स अकाउंट 3600। फिर हमने एंट्री की थी, यहाँ पे दिखना है ना, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे भी होते जा रहे, तो बीच में एक एंट्री रहेगी हमारी, ये पे होगा ना हमारा इंस्टॉलमेंट, सो एक एंट्री हमारी रह गई। एफपी मेसर्स अकाउंट डेबिट, ये इंस्टॉलमेंट पे हुआ उसकी है, राइट, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी मेरे को कोई बताएगा, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 23,600, तो वो पे हो रहा है इसलिए 23,600 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर ना। चलो अभी इंटरेस्ट भी हमने पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट था हमारा डेप्रिसिएशन का एंट्री, राइट। तो डेप्रिसिएशन टू पिकअप व्हेन 10,000, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में टू पिकअप व्हेन 3600। पिकअप वैन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रेडिट हुआ था बाय डेप्रिसिएशन 3600, सॉरी 3600 नहीं 10,000 आएगा ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट तो 10,000 था। चलो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमने पीएनएल में ये ट्रांसफ़र भी कर दिया है। अब कौन सा एंट्री है, इंस्टॉलमेंट पे करने का, तो एफपी मेसर्स डेबिट टू बैंक, बैंक तो हम बना नहीं रहे हैं लेकिन एफपी मेसर्स अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड पे, वो डेबिट हुआ है, टू बैंक लिखेंगे, कितनी अमाउंट, 23,600। चलो अब इसको टैली करवा लेंगे।
40,000 अमाउंट बचेगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 40,000। $1,03,600। चलो ये अकाउंट टैली फर्स्ट ईयर ख़त्म। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 90,000। ये हुआ 1,00,000। ये हुआ 1,00,000। चलो सो ये भी अकाउंट हो गया ख़त्म। डेप्रिसिएशन उसको हमने पीएनएल में ट्रांसफ़र करना था ना, तो 31 दिसंबर को एंट्री हमने की थी ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में जाके बाय पीएनएल, लेकिन अमाउंट कौन सी लिखेंगे? डेप्रिसिएशन की, राइट, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं वो। सो ये भी अकाउंट हो गया टैली। इंटरेस्ट में हमने किया था पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड में जाके बाय पीएनएल अकाउंट, जो भी अमाउंट से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उतनी ही नहीं, ठीक है, पूरी अमाउंट नहीं लिखनी है 13,600 पीएनएल की, जो भी इंडिविजुअल अकाउंट्स की अमाउंट है वही लिखनी है। तो ये भी अकाउंट हो गया आपका टैली। आपका फर्स्ट ईयर हुआ पूरी तरह से कंप्लीट। इसकी इफ़ेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, तो बैलेंस शीट में आपका एसेट खड़ा रहेगा 90,000 से, राइट। सो आप दिखाएंगे एसेट साइड में पिकअप वैन 1,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, सो 90,000। फिर आप यहाँ पे बताएंगे एफपी मैसर्स अकाउंट, उसका बैलेंस कितना था 40,000। फिर आप बताएंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, कितना आएगा 2,400 प्लस 1,200 3,600 आएगा। कैसे? 2,400 प्लस 1,200, राइट। चलो तो हो गया ये फर्स्ट अपना कंप्लीट, फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। दिस इज़ 2002। अब यहाँ पे अग्रीमेंट वाला नहीं आएगा, डाउन पेमेंट वाला नहीं आएगा, डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो 31 दिसंबर 2002 को इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफपी मैसर्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट की 2,400। फिर एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन अकाउंट। ईच एंड एवरी वन विल डू सम विथ मी, राइट। मेरे साथ साथ ही आप लोग सम लिखेंगे, कंप्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना था 10,000 आएगा, 10% स्ट्रेट लाइन है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर पीएनएल में दोनों ट्रांसफ़र हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट चलो कोई बात नहीं, मेरी यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं उस तरफ कर लेती हूँ, एक सेकंड।
यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ एंट्रीज को। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट है। मेरा 31 दिसंबर को पीएनएल में मैं ट्रांसफ़र कर रही थी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, अमाउंट आएगा 12,400, 10,2400। फिर एंट्री आएगी इंस्टॉलमेंट पे हुआ है। सो एफपी मैसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी 22,400। अपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप वर्किंग नोट में जाके चेक कर लीजिए, 22,400। अब इन सभी एंट्रीज को हम नेक्स्ट ईयर के लेजर्स में पोस्ट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा हायर वेंडर अकाउंट, राइट। मैं इसको भी आगे कंटिन्यू करवा दूंगी, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। 2002 में 31 दिसंबर को, राइट। पहले हमारा एंट्री क्या था, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एफपी मैसर्स अकाउंट। सो एफपी मैसर्स मेरा क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट साइड में मैं जाके बाई इंटरेस्ट लिखूंगी, राइट, ऑपोजिट अकाउंट का नेम, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2400। अब मेरे को इंटरेस्ट अकाउंट में जाना पड़ेगा डेबिट साइड, टू एफपी मैसर्स $2,400, राइट। चलो, सो आपकी इंटरेस्ट की एंट्री हो गई पोस्ट। अब डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन, तो मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना पड़ेगा, उसके डेबिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट का नेम, टू पिकअप वैन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 10,000। चलो, पिकअप वैन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि वो क्रेडिट हुआ था, बाय डेप्रिसिएशन 10,000, राइट। डेप्रिसिएशन का एंट्री पोस्ट होगा, फिर दोनों को पीएनएल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री पास हुआ होगा। सो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है, पीएनएल डेबिट हुआ है। सो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट बाय पीएनएल, अमाउंट कितना आएगा, डेप्रिसिएशन जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उतना अमाउंट आएगा। फिर इंटरेस्ट में भी सेम, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट का नेम बाय पीएनएल, अमाउंट जो भी इंटरेस्ट अमाउंट जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है वही। तो ये हो गया अकाउंट टैली, राइट, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2002। अब एंट्री है इंस्टॉलमेंट पे करने की। तो क्या किया हमने, एफपी मैसर्स डेबिट टू बैंक। तो चलो एफपी मैसर्स में जाते हैं, डेबिट साइड पे और लिखते हैं टू बैंक, अमाउंट कितनी 22,400। चलो कंप्यूट कीजिए। हाँ, यहाँ पे ब्रॉड डाउन तो सभी में यहाँ पे करना ही भूल गया है। ये ब्रॉड डाउन आएगा फर्स्ट को, हाँ 1 जनवरी को
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 मिनट कर देती हूँ। मतलब ये बैलेंस वाला तो पोर्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है कर दे तू। अगली बार से अभी इसका ध्यान आप लोग ही रखेंगे। डी 400। सो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा? 20,000। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड से इंस्टॉलमेंट पे गया हो। बैंक अकाउंट हम बनाते नहीं हैं, यहाँ पे भी मैं भूल चुकी हूँ ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन कितना है? 90,000। ठीक है, वो डेबिट साइड में आएगा, इसलिए मेरे को रब नहीं करना था। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 90,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000। चलो डन। सो आपका सेकेंड ईयर भी हो गया कंप्लीट। अब ड्रॉ करेंगे थर्ड ईयर की एंट्रीज। अब आई होप आपको समझ में आ गया। 31 दिसंबर को आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FP मेसर्स। इंटरेस्ट लास्ट ईयर का 1200। फिर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन अकाउंट 10,000, राइट। फिर दोनों को PNL में ट्रांसफ़र करवाएंगे। PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो ये हो गया। और इंस्टॉलमेंट पे होगा FP मेसर्स डेबिट टू बैंक। क्या आएगी अमाउंट? कितनी थी? 21,200। सो दिस इज़ योर कंप्लीट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं डेप्रिसिएशन में। 2003 31 दिसंबर बाय PNL 10,000। चलो अब तो आपको पोस्टिंग समझ में आ गई ना। मतलब पहले 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन डेबिट टू पिकअप वैन हुआ था, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में जाके टू पिकअप वैन, फिर उसको हमने PNL में ट्रांसफ़र करवा दिया, तो PNL डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में जाके बाय PNL। तो ये हुआ ख़त्म। पिकअप वैन में जाएंगे, पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करवाएंगे। कितना? 80,000। एंड डेप्रिसिएशन डेबिट टू पिकअप वैन, तो पिकअप वैन के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 10,000। चलो हो गया। अभी इंटरेस्ट के अकाउंट में जाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FP मेसर्स, तो डेबिट साइड में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नेम टू FP मेसर्स 1200। FP मेसर्स अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड में। चलो यहाँ पे हमारी जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। 2003 को
1 जनवरी पे पहले तो हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कराएंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,000। फिर इंटरेस्ट डेबिट टू एफपी मैसर्स, तो क्रेडिट साइड में ही बाय इंटरेस्ट 31 दिसंबर को 1200, राइट। चलो अब पीएनएल में ट्रांसफ़र किया डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, तो पीएनएल हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट हो जाएगा टैली बाय पीएनएल अकाउंट 1200। सो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बोथ गेट्स टैलीड हियर, राइट। आपका आएगा अभी एफपी मैसर्स एंड डेप्रिसिएशन पिकअप वैन अकाउंट, राइट। चलो एफपी मैसर्स में एक एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बाकी रहेगी, तो वो कर देते हैं। एफपी मैसर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,200, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म, ये अकाउंट ख़त्म, राइट। अब आपका पिकअप वैन भी ख़त्म करवा देते हैं। पिकअप वैन्स में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा क्योंकि ये आपका एसेट है, आगे आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 70,000। हायर वेंडर को हमने सभी पेमेंट अब कर दिया है, इसलिए वो हो जाएगा ख़त्म। डेप्रिसिएशन ख़त्म, इंटरेस्ट ख़त्म। बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं सेकेंड ईयर में कितना था, 90 - 10 80 पिकअप वैन, 90 - 10 80। फिर यहाँ पे एफपी मैसर्स का अकाउंट कितना बाकी था, कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ था सेकेंड ईयर में, 20,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ था ना, तो 20,000 आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अब सिर्फ लास्ट ईयर का आएगा। सेकेंड ईयर में कितना, 1200, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में पिकअप वैन आएगा आपका 70,000 से, राइट। फिर आपका आएगा एफपी मैसर्स ख़त्म हो जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड भी ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें आएगी। आई होप दिस सम इज़ अंडरस्टेबल टू यू। ये सम आपको साथ ही साथ मेरे रिकॉर्डिंग के साथ साथ ही आपको सॉल्व करना था। चलो फाइन, अब हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, तो वहाँ पे हमें नहीं जाना है। अब हमें सिर्फ सेल्स मेथड का एक एग्जांपल देख लेना है, अगर दिया हुआ हो तो। इलस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड रीडिंग, बाय बाय।